Welcome students. In today's lecture, we are going to start the explanation of the essay El Dorado written by R.L. Stevenson. So El Dorado means imaginary land of fabulous gold. El Dorado का मतलब क्या होता है? एक काल्पनिक जगह जहाँ पर बहुत ही अधिक गोल्ड पाया जाता हो, ठीक है. बट इन दिस ऐसे इट्स सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एल डोराडो इज unattainable, something which is unattainable. Unattainable means unapproachable, यानी कि जिसको पाया ना जा सके. That is called unattainable. Okay? यहाँ पर आप इसको एल डोराडो भी कह सकते हैं, जिसको आप पा ना सको, ठीक है. So, R.L. Stevenson, the author, he was fond of traveling. उनको traveling बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है. And in this essay, he explains his philosophy of traveling. और यहाँ ये जो essay वो है, ये इसी बारे में है. ये अपने traveling के बारे में जो भी उनकी philosophy है, वो हमें बताते हैं, ठीक है. ये बेसिकली बहुत फिलोसॉफिक टाइप का ऐसे है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बातें आर.एल. स्टीवनसन हमें इस ऐसे में बता रहे हैं. और कंक्लूजन जो पार्ट है इसका, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आर.एल. स्टीवनसन कहते हैं दैट इट इज़ बेटर टू ट्रैवल होपफुली दैन टू अराइव. यानी कि होप के साथ ट्रैवल करना बेहतर होता है. किस चीज़ से? किसी जगह पर पहुँचने से ज़्यादा अच्छा होता है ना. दैट मीन्स रास्ते जो होते हैं वो मंजिलों से बेहतर होते हैं. ओके, नाउ लेट अस बिगिन द टेक्स्ट. It seems as if a great deal were attainable in a world where there are so many marriages and decisive battles, and where we all, at certain hours of the day and with great gusto and dispatch, throw a portion of victuals finally and irretrievably into the bag which contains us. Now, अटेनेबल मीन्स जिसको पाया जा सके, ठीक है. डिसिसिव मीन्स जिसको हम कहते हैं निर्णायक और कंक्लूसिव, ठीक है. मीनिंग्स आपको बता देते हैं पहले. गस्टो यू कैन से विद ग्रेट एंथुजियाज्म. ओके. थ्रू ए पोर्शन ऑफ विक्चुअल्स, यहाँ फूड के लिए आया है. बैग विच and the bag which contains us, human body के लिए. Okay, now let me explain this. Author says that it seems as if there were too much attainable. That means there were too much things that were possible to achieve in this world. Author कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है. इट सीम्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है. एज इफ अ ग्रेट डील वर अटेनेबल मीन्स पाया जा सकने वाला, ठीक है. ऐसा ऑथर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है हमें कि संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाने लायक है या फिर पाने योग्य है या फिर पाया जा सकता है. अटेनेबल मीन्स जो पाया जा सके. ओके. इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर सो मैनी मैरिजेस एंड डिसिसिव बैटल्स एंड वेयर we all at certain hour of the day and with great gusto and dispatch throw a portion of victuals finally and irretrievably into bag which contains us. He says that it seems, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में बहुत कुछ पाया जा सकता है. वेयर देर आर सो मैनी मैरिजेस एंड डिसिसिव और कंक्लूसिव बैटल्स. ऐसा संसार जहाँ पर कि बहुत मैरिजेस हो रही हैं एंड डिसिसिव बैटल्स या फिर निर्णायक युद्ध लड़े जा रहे हैं. एंड वेयर वी ऑल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे फिल अवर बॉडी विद फूड. और ऐसे संसार में जहाँ हम दिन के किसी हिस्से में अपनी बॉडी को किससे भर रहे हैं? फूड से, ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे फूड के लिए आया है, ठीक है. एंड विच द फूड which we have, this food with great gusto means enthusiasm and in a quick manner. Dispatch जो होता है वो एक in a quick manner you can say, okay, quickly. और वो फूड हम किस फॉर्म में खा रहे हैं? with great enthusiasm and in a quick manner finally and irretrievably into our body. irretrievably यानी जिसको वापस आप रिटर्न ना कर सको, यानी कि हम खाना खाते जा रहे हैं दिन के किसी एक हिस्से में. यानी कि इस संसार में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं,
बहुत सारी मैरिजेस हैं, बैटल्स हैं, और दिन के किसी हिस्से में हम खाना भी खा रहे हैं। दैट मीन्स संसार में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पाया जा सकता है। दैट मीन्स इट ओनली सीम्स टू अस दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स अटेनेबल इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाया जा सकता है। ठीक है। And it would seem also on a hasty view that the attainment of as much as possible was the goal of man's contentious life. Now, and when we look around us, hasty look यानी जब अपने आसपास हम एक सरसरी निगाह से देखते हैं, it would seem also that the one and only goal of man's you can say contentious means controversial, okay? तो ये जो मैन की कंट्रोवर्शियल लाइफ होती है, विवादास्पद जिसको कहते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे मुश्किलें आती रहती हैं लाइफ में, उसके उस लाइफ में अगर आप एक सरसरी निगाह से देखें तो हमें ये लगेगा कि जो वन एंड ओनली एम या फिर गोल जो आदमी का होता है वो क्या रहता है, इज़ टू अटेन एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके पाया जा सके। ठीक है। आर.एल. स्टीवेंसन कहना चाहते हैं कि वैन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने आसपास देखते हैं, इट वुड सीम, ऐसा हमें लगेगा, दैट द वन एंड ओनली गोल ऑफ अ मैन, कि एकमात्र जो लक्ष्य इंसान का होता है वो क्या होता है, टू अटेन एज मच एज पॉसिबल, कि जितना हो सके, जितना संभव हो सकता है उतना पा लेना। ठीक है। And yet as regards the spirit, this is but a semblance. And yet in regard to the spirit, this is only a semblance. Semblance means दिखावा या फिर आभास होना, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ऐसा सिर्फ हमें लगता है। ठीक है। ऐसा सच में नहीं होता है, क्योंकि ये इच्छाएं जो होती हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब कुछ पा लें। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हमें ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन जब भी हम कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं हमें दूसरा सामने दिखाई देने लगता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है। वी लिव इन अ ascending scale when we live happily. अब वो कहते हैं कि he says that when we live in a ascending scale. ascending होता है बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। when we live happy life, जब हम एक बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। one thing leading to another in an endless series, and one thing leads to another. जैसे ही एक एम हम पा लेते हैं दूसरा सामने आने लगता है। ठीक है। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ सामने आने लगती है, और ये चीज़ एंडलेस होती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता। कोई एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी सामने आ जाती है। ठीक है। There is always a new horizon for onward looking man, and although we dwell on a small planet immersed in petty business and not enduring beyond a brief period of years, we are so constituted that our hopes are inaccessible like stars, and the term of hoping is prolonged until the term of life. बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है ये। देर इज़ ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन। ही सेज दैट देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू होराइजन। होराइजन क्या होता है, जहाँ पर हमें स्काई और अर्थ जो है वो हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में नहीं मिलते हैं, ऐसा हमें लगता है, उसको होराइजन कहते हैं, है ना। जहाँ पर आप किसी खुली जगह पर अगर आप देखें तो वहाँ हमें आकाश और धरती मिलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। और हमें लगता है कि शायद वही अंत है। ठीक है। उसको एक सीमा कहते हैं। होराइजन को आप कह सकते हो एक लिमिट जो हमें दिखाई देने लगती है ना, कि जहाँ पर हाँ ये एंड है। यहाँ उस सेंस में ऑथर हमें कह रहे हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ए फॉरवर्ड लुकिंग मैन, कि आगे या जो प्रगति करने वाला इंसान है, आगे बढ़ने वाला जो इंसान है, उसको हमेशा नए नए होराइजन मिलते रहते हैं। होराइजन यहाँ पे एक लिमिट के लिए आया है, कि जब आप उस एक जगह पर पहुँचोगे जहाँ आपको लगता है कि होराइजन है, वो उस चीज़ का होराइजन यानी जहाँ पर आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, बट आप उस जगह पर कभी भी पहुँच नहीं पाते हो।
क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो जगह आगे दूर होती हुई दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक आगे बढ़ते हुए इंसान के लिए हमेशा नए नए हॉराइजन्स उसकी लाइफ में आते रहते हैं, है ना। ऑल्दो, यद्यपि ऐसा है, वी ड्वेल ऑन अ, ड्वेल मीन्स रहना, ओके, वी लिव ऑन अ स्मॉल प्लैनेट। हालांकि क्या है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम बहुत ही छोटे से प्लैनेट पे रह रहे हैं, ठीक है। इमर्स्ड इन पैटी बिजनेस, दैट मीन्स वी आर बिजी इन यूजलेस थिंग्स। और हम किस में बिजी हैं, बेतुकी चीज़ों में हम बिजी भी रहते हैं। एंड नॉट एंड्योरिंग बियॉन्ड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड अवर लाइफ स्पान इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट। हमारे जो जीवन काल है वो भी बहुत छोटा होता है। Yet we are so constituted that our hopes are inaccessible. But we are made in that manner that our hopes are inaccessible. Inaccessible यानी जिसको अप्राप्य जिसे कहते हैं ना, जो पाया ना जा सके। वो कहते हैं कि हालांकि हम बहुत छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, हम बहुत ही यूजलेस थिंग्स में इन्वॉल्व भी रहते हैं, और हमारा जीवन काल भी बहुत छोटा होता है, लेकिन एक चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, वो और जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, वो क्या है, होप्स हैं। ये लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, हमेशा एक के बाद दूसरी सामने आने लगती हैं, ठीक है। And term of hoping is prolonged until the term of life, and we never stop hoping until we live। यानी कि जब तक हम जीते हैं तब तक हम होप करना नहीं छोड़ते, राइट। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारी होप्स भी जिंदा रहती है, और ये हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है। To be truly happy is a question of how we begin and not of how we end, of what we want and not of what we have। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। देखिए, नेक्स्ट ही टेल्स द रीडर इन अ फिलोसॉफिक वे दैट टू बी ट्रूली हैप्पी इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड। जो ट्रू हैप्पीनेस है वो किस बारे में होती है, वो इस चीज़ में नहीं है कि हम अंत कैसा करते हैं। इट्स अबाउट हाउ वी बिगिन, कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, राइट। एंड इट इज़ नॉट अबाउट वॉट वी हैव, इट इज़ अबाउट वॉट वी वॉन्ट। ये जो सच्ची खुशी किसमें मिलती है, ये उसमें नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि उसमें है जो हम पाना चाहते हैं, राइट। जब किसी आदमी के पास लाइफ में कोई एम नहीं रहता है तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाता है, राइट। जब हमारे पास होप है या फिर किसी तरह का एम हमारी लाइफ में है, सिर्फ वो ही हमें जीने की एक वजह देता है, ओके। एन एस्पिरेशन इज जॉय फॉर एवर। इच्छाएं होती है वो हमेशा के लिए हमें खुशी दे जाती हैं, ठीक है। अ पोजेशन एज सॉलिड एज अ लैंडेड स्टेट, ये एक पोजेशन है हमारा, यानी कि एक विरासत की तरह होती है हमारे लिए। क्या चीज़, एस्पिरेशन, इच्छाएं, ठीक है। अ फॉर्च्यून विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट, एक ऐसा धन है जिसको हम कभी भी एग्जॉस्ट यानी जिसको हम खर्च हमेशा के लिए नहीं कर, जो ख़त्म नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। एंड विच गिव्स अस ईयर बाय ईयर अ रेवेन्यू ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी, और जो हमें हर ईयर के साथ साथ हमें क्या देता रहता है, एक इनकम देता रहता है। किस चीज़ की, प्लेजरेबल एक्टिविटी, यानी कि कुछ खुशनुमा एक्टिविटीज़ करने का एक उसका एक एम हमें देता रहता है। टू हैव मैनी ऑफ दीज इज़ टू बी स्पिरिचुअली रिच, और अगर हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हम स्पिरिचुअली रिच कहलाते हैं, ओके। ही वॉन्ट्स टू से दैट एन एस्पिरेशन इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट इज़ लाइक अ पोजेशन एज सॉलिड एज अ लैंडेड स्टेट। जैसे कि कोई जायदाद हो, उस तरह की चीज़ होती है हमारी इच्छाएं, ठीक है। वो हमारा एक पोजेशन है, हमारे अधिकार में है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स धन, ठीक है, विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट। ये एक ऐसा फॉर्च्यून है, ऐसा धन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो जाना, ठीक है। एंड विच गिव्स अस ईयर बाय ईयर अ रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम, इनकम ऑफ व्हाट, ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। ये हमें खुशनुमा लम्हे देने का काम करती है। कौन सी चीज़, एस्पिरेशंस, यानी कि इच्छा, आकांक्षा जो होती है वो हमें एक
खुशी देने का ज़रिया साबित होती है। जिसमें इच्छा या आकांक्षा नहीं है वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी उत्सुक होगा ही नहीं। ठीक है। एंड टू हैव मैनी एस्पिरेशन इज़ टू बी स्पिरिचुअली रिच। और अगर किसी के पास बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स, जिसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो तो स्पिरिचुअली रिच कहलाता है। ठीक है। Life is only a very dull and ill-directed theatre unless we have some interest in the piece. And to those who have neither art nor science, the word is mere arrangement of colors or a rough footway where they may very well break their shins. Now, life is only, he says, that life is only a very dull, यानी कि boring. Life is only a very dull, boring and ill-directed थिएटर यहाँ है ड्रामा के लिए। ज़िंदगी जो है कैसी हो जाएगी, एक बहुत ही बोरिंग और इल डायरेक्टर होता है जिसको बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन नहीं दिया गया है, यानी कि निर्देशित नहीं किया गया है। ये उस ड्रामे की तरह हमारी ज़िंदगी हो जाएगी जो कि बहुत बोरिंग है और साथ साथ में जिसका डायरेक्शन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ इस तरह की ज़िंदगी हमारी हो जाएगी। कब हो जाएगी? अनटिल अनलेस वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। अगर हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें करने को नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी एक ऐसे ड्रामे की तरह हो जाएगी जो कि इल डायरेक्टेड है, यानी कि जिसका डायरेक्शन बहुत बुरा है और साथ ही साथ जो कि बहुत ही बोरिंग है। ओके। एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नोर साइंस द वर्ड इज मियर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स। एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नोर साइंस, नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़। आर्ट किससे रिलेटेड होती है? माइंड से, राइट, मेंटल एक्टिविटीज़ से। और साइंस किससे होती है रिलेटेड? फिजिकल एक्टिविटीज़ से। ओके। द वन हु इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेंटल और एनी फिजिकल एक्टिविटीज़, द वर्ड इज़ मियर एन अरेंजमेंट ऑफ कलर्स फॉर हिम। तो उसको तो संसार कैसा लगेगा? जैसे सिर्फ एक कलर्स का अरेंजमेंट कर दिया गया है सिर्फ, पर उनमें किसी तरह की हलचल नहीं है, सिर्फ जिसे कहते हैं ना अचल चित्र टाइप है। ओके। जो कि मूव नहीं कर रहे हैं। अगर उसको किसी भी तरह की मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है किसी पर्सन को, दैट मीन्स हिज लाइफ इज़ टू बोरिंग। ओके। वर्ड इज़ मियर कर और अ रफ फुटवे, या फिर किस तरह का हो जाएगी उसकी ज़िंदगी? लाइफ विल बी अ रफ फुटवे, उबड़ खाबड़ एक ज़मीन की तरह हो जाएगी। फॉर देम वेयर दे मे वेरी वेल ब्रेक देयर शिन्स। शिन क्या होता है? शिन होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग फ्रॉम योर नी टू योर फुट। आपके घुटने से लेकर के आपके पैर तक का जो पार्ट होता है आप उसको शिन बोलते हैं। ठीक है। दैट मीन्स जर्नी ऑफ लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ओके। एंड इट्स गोइंग टू बी रफ वेयर दे मे हर्ट देमसेल्व्स। यानी कि ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ओके। It is in virtue of his own desires and curiosities that any man continues to exist. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये exist है। ठीक है। कंटिन्यू EXIST एग्जिस्ट करना। ठीक है। विद इवन पेशेंस दैट ही इज चार्म्ड बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड दैट ही वेकन्स एवरी मॉर्निंग विद अ रिन्यूड एपेटाइट फॉर वर्क एंड प्लेजर। नाउ नेक्स्ट द ऑथर सेज दैट इट इज बिकॉज ऑफ डिजायर एंड क्यूरियोसिटी दैट एनी मैन कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट विद पेशेंस। कहना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ डिज़ायर्स और क्यूरियोसिटी की वजह से ही इंसान जो है वो ज़िंदा रहता है धैर्य के साथ। समझ आ रहा है? डिज़ायर्स यानी कि इच्छाएं, क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता। ठीक है। इच्छा और किसी चीज़ को जानने की इच्छा, सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं जो कि इंसान को बहुत पेशेंस के साथ ज़िंदा रखती हैं। एग्जिस्ट करना यानी ज़िंदा रहना। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स एंड क्यूरियोसिटीज दैट एनी मैन कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट विथ पेशेंस। इन दो चीज़ों की वजह से ही मैन जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दैट ही इज़ चार्म्ड बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड दैट ही वेकन्स
every morning with the renewed appetite for work and pleasure. It is because of desires and curiosities that he is pleased by the look of things and people, and that he wakes every morning with the new desire for work and pleasure. ये दो चीज़ें कौन कौन सी, डिज़ायर और क्यूरियोसिटी, इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से वो जो है चीज़ों को देखना, लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल, उसको लोगों, चीज़ों और लोगों को देखना अच्छा लगता है, प्लीज्ड बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से हर सुबह वो उठता है एक नई डिज़ायर के साथ अपने काम पर जाते वक्त, और इन्हीं होप के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा। ठीक है। Desire and curiosity are the two eyes through which he sees the world in most enchanted colors. Desire and curiosity are the two mediums through which he sees the world in the most interesting and beautiful colors. Enchanted means something which is interesting. Okay. Desires और curiosity ही ऐसी दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस संसार को बहुत ही खूबसूरत रंगों में बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। ठीक है। इट इज़ दे दैट मेक वुमन ब्यूटिफुल एंड फॉसिल्स इंटरेस्टिंग। नाउ डिज़ायर्स एंड क्यूरियोसिटी आर द टू आईज दैट मेक वुमन ब्यूटिफुल। सिर्फ डिज़ायर और क्यूरियोसिटी की वजह से ही एक वुमन जो है वो ब्यूटीफुल दिखाई देती है, एंड इट कैन मेक फॉसिल्स इंटरेस्टिंग। और ये फॉसिल्स जो होते हैं ना, फॉसिल्स जो अवशेष उनके होते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं फॉसिल्स, उनको भी इंटरेस्टिंग बना देती है कौन सी चीज़, डिज़ायर और क्यूरियोसिटी। वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता किस में होती है, देखने वालों की आंखों में होती है। ये वो सेम चीज़ ऑथर में कह रहे हैं कि ये ही दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, डिज़ायर और क्यूरियोसिटी, जो कि एक वुमन को ब्यूटीफुल बना देती है। ठीक है। और किसी फॉसिल को भी इंटरेस्टिंग बना सकती है। ठीक है। फॉसिल अवशेष को कहते हैं। एंड द मैन may squander his estate and come to beggary, but if he keeps these two amulets, he is still rich in the possibilities of pleasure. Next, he says that a man may spend his whole estate. Squander means he spend his whole estate. कि चाहे एक व्यक्ति अपनी पूरी विरासत या संपत्ति जितनी भी है, स्टेट यहाँ पे संपत्ति के लिए आया है, वो अपनी चाहे अपनी पूरी संपत्ति को स्पेंड कर दे। ठीक है। एंड कम टू बेगरी, और चाहे वो भिखारी हो जाए, बट लेकिन इफ़ ही गिव दीज टू एमुलेट्स, अगर उसके पास ये दो चीज़ें हैं, एमुलेट्स का वैसे मीनिंग ताबीज़ होता है। ठीक है। बट यहाँ पे एमुलेट्स आया किसके लिए है, डिज़ायर और क्यूरियोसिटी के लिए। वो कहता है अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, दैट ही इज स्टिल रिच इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्लेजर। तो वो क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्लेजर की वजह से वो आज भी धनवान है। फिर चाहे उसकी जो मटेरियल वेल्थ है वो चाहे वो पूरी स्पेंड कर ही क्यों ना दे, बट अगर उसके अंदर इच्छा और क्यूरियोसिटी है तो वो अभी भी रिच ही है। ठीक है। दैट मीन्स he keeps, if he keeps desire and curiosity, he is still rich in the possibilities of pleasure। क्योंकि जो संभावनाएं हमेशा जिसके साथ जिंदा रहती हैं वो हमेशा उसको खुशी ही देती हैं। ठीक है। सपोज ही कुड टेक वन मील सो कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव दैट ही शुड नेवर हंगर एनी मोर। अब आप सपोज कीजिए, मान लीजिए, ही कुड टेक एनी मील सो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता है जिसको मतलब एकदम दबा दबा कर एकदम मतलब फुल, एकदम फुल करके। ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। सोचो कि अगर वो कोई ऐसा मील यानी भोजन, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि वो कोई ऐसा मील ले ले, सिंगल मील, ओके, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत फुल करके उसने वो मील लिया है और कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें कि सारी चीज़ें उसको एक साथ दे दी गई हैं। दैट ही शुड नेवर हंगर, उसको इतना ज़्यादा खिला दिया गया कि उसको दोबारा कभी भूख लगेगी ही नहीं। तो क्या वो चीज़ उसको खुशी दे सकती है? नहीं।
Suppose him at a glance to take in all the features of the world and allay the desire for knowledge. And suppose if he could take in a single glance all the features of the world and satisfy his desire for knowledge. और मान लीजिए अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही निगाह के साथ वो इस पूरी दुनिया को देख भी ले और अपनी जितना भी नॉलेज है, डिज़ायर है नॉलेज की, उसको सेटिस्फाई भी कर ले कि अब उसको आगे कुछ जानने या देखने की इच्छा ना रहे, तो क्या वो इंसान खुश रह सकता है? नहीं. ओके. एंड सपोज हिम टू डू द लाइक इन एनी प्रोविंस ऑफ एक्सपीरियंस. और मान लीजिए ऐसा ही वो किसी भी क्षेत्र एक्सपीरियंस के किसी भी क्षेत्र में ऐसा वो करता है जहाँ पर उसको आगे कुछ करने की इच्छा ही ना रहे या अपॉर्चुनिटी ही ना मिले. Would not that man be in a poor way for amusement even after? He says that as a result of all of this, he will not have anything to look forward. तो उसके पास आगे देखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं अगर वो सब चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी. ओके. एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ अम्यूजमेंट विल बी ओवर फॉर हिम. यानी कि खुश रहने के, अपने आप को प्रसन्न करने के, खुश करने के, अम्यूजमेंट के सारे सोर्सेज उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे अगर वो एक ही बार में वो सारी चीज़ें उसके साथ हो जाए तो. ठीक है. वन हु गोज टूरिंग ऑन फुट विद अ सिंगल वॉल्यूम इन हिज knapsack रीड with circumspection, pausing often to reflect and often laying the book to contemplate the landscape and or the prints in the इन यहाँ इन आएगा INN इन पार्लर. ओके. दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं. INN इन पार्लर. For he fears to come to the end of his entertainment and be left companionless on the last stages of his journey. Now, author says that one who travels on foot, एक आदमी जो कि ट्रैवल कर रहा है कैसे? ऑन फुट, पैदल विद अ सिंगल बुक इन हिज बैकपैक. उसके झोले में क्या है? सिर्फ एक सिंगल किताब है उसके साथ उसकी जर्नी में. ओके. ही रीड्स इट विद सर्कमस्पेक्शन. सर्कमस्पेक्शन क्या होता है? बहुत ही एहतियात के साथ वो उसको पढ़ता है. बहुत ही एहतियात के साथ वो उस सिंगल बुक को पढ़ता है. पॉजिंग ऑफन टू रिफ्लेक्ट. ही पॉजेज यानी रुकना, ठहराव. ओके. ही पॉजेज ऑफन टू रिफ्लेक्ट यानी चिंतन करने के लिए रुकता है. एंड ऑफन लेइंग द बुक टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप और द प्रिंट्स इन द इन पार्लर. एंड ही लेज डाउन द बुक. और वो बीच बीच में बुक को रख भी देता है. टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप, ताकि वो अपने आसपास का जो लैंडस्केप है उसको कंटेम्पलेट यानी उस पर चिंतन कर सके. ठीक है. और ही पॉजेज या फिर वो किस लिए रुकता है? टू थिंक अबाउट द प्रिंट्स इन द इन पार्लर. जो जहाँ पर वो रास्ते में इन क्या होता है? सराय जिसको बोलते हैं ना, INN इन पार्लर. ठीक है. इन वो होती थी जहाँ पर ट्रैवलर जो पहले ज़माने में ना इन में ट्रैवल करते वक्त बीच में रुका करते थे. ठीक है. उसको सराय बोलते थे. तो वो किस लिए रुकता है? टू थिंक अबाउट द प्रिंट्स इन द इन पार्लर. बिकॉज ही फियर्स टू कम टू एन एंड ऑफ हिज बुक. क्योंकि वो डर रहा है कि उसकी बुक कहीं ख़त्म ना हो जाए. विच इज़ हिज कंपेनियन इन हिज जर्नी. जो कि उसको उस यात्रा में उसका एकमात्र साथी है. ओके. इसलिए वो बीच में दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है ताकि उसकी बुक ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि वो एक सिंगल कंपेनियन है उसका इस जर्नी में. ठीक है. A young fellow recently finished the works of Thomas Carlyle, winding up, if we remember right, with the 10 notebooks upon Frederick the Great. What? Cried the young fellow in consternation. Is there no more Carlyle? So he's giving an example of a young fellow. He says that a young fellow recently finished the works of Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was a famous essayist and a historian, okay? And his best book was History of Frederick the Great. Now he says that a young fellow, एक यंग मैन ने अभी रिसेंटली क्या फिनिश किया? थॉमस कार्लिल का एक वर्क था. 10 बुक्स थी. किसके ऊपर लिखी हुई? फ्रेडरिक द ग्रेट, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट. और उसने वो रिसेंटली फिनिश कर दी. ओके. दैन ही शाउटेड इन टेरर. फिर वो टेरर के साथ चिल्लाया. क्या? इज़ देयर नो मोर कार्लिल? क्या अब
कोई भी कार्लिल का कोई भी वर्क अब नहीं बचा है पढ़ने लायक, क्योंकि उसने वो सारा वर्क उसका फिनिश कर दिया और वो इतना अच्छा था कि वो नहीं चाहता था कि वो ख़त्म हो। ठीक है। एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स, क्या मुझे डेली पेपर्स ही पढ़ने पड़ेंगे? ओके, बिकॉज वो उस बुक्स को पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था कि वो नहीं चाहता था कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। A more celebrated instance means example is that of Alexander। अब वो एक और एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं, वो किसका है? अलेक्जेंडर का। Who wept bitterly, फूट फूट कर, because he had no more words to subdue। He gives us one more example of Alexander who wept bitterly because there was nothing left to win in this world। Alexander इसलिए रोया था क्योंकि अब उसके पास दुनिया में कुछ भी जीतने को रह नहीं गया था। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल हमें ऑथर दे रहे हैं, एंड व्हेन गिबन हैड फिनिश्ड द डिक्लाइन एंड फॉल ही हैड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड इट वॉज विद द sober melancholy that he parted from his labors। And when Gibbon finished his history of the decline and fall of the Roman Empire, ये बुक वो लिख रहे थे जो, he enjoyed only few moments of joy। अब उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुशी मिली उनको, but he was sad that he was now free from his hard work, that now he was free from his labor। पर वो दुखी हो गए थे इस बात को सोच के कि अब उनके पास करने को कुछ नहीं होगा। ओके, वी विल कंटिन्यू अवर ऐसे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।